दीक्षा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे मेंसुरेशन और मेंसुरेशन के अंदर आता है एरिया एंड वॉल्यूम। इसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रफल और आयतन सीखने से पहले ये पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होगा, किस आकृति का आयतन निकलेगा और किस आकृति का क्षेत्रफल निकलेगा। ये सारी चीजें सीखने से पहले आपको आकृतियों के बारे में पता होना चाहिए कि आकृति कितने टाइप की होंगी, एरिया और वॉल्यूम किस आकृति का निकलेगा। और एरिया और वॉल्यूम निकालने के लिए जैसे 3D जो आकृति होती है उनमें एरिया और वॉल्यूम निकालने के लिए जस्ट एक सिंगल फॉर्मूले से मैं आपको बताऊंगा कि एरिया और वॉल्यूम कैसे निकालोगे। तो 3D आकृति होंगी जैसे घन, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, इन गोला हो गया, इन सभी आकृतियों का जितने भी फॉर्मूले हैं आपको फॉर्मूले रखने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक सिंगल फॉर्मूले से ये सारी वैल्यू निकल के आएंगी। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपकी एरिया एंड वॉल्यूम का जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाए। हमारा जो यूट्यूब चैनल है शिक्षा विद दीक्षा को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। चलो तो स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन। आकृति समझने से पहले आप देखिए कि एक विमाय आयाम क्या होते हैं। आयाम को इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशन। आयाम क्या होंगे? 0D और 1D, 2D और 3D को क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले 0D और 1D के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे D4 होगा डायमेंशन, आयाम। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कितने आयाम होंगे, इसमें कुछ भी आयाम नहीं होगा, 0 आयाम होंगे। इसमें 1 आयाम होगा, इसमें 2 आयाम होंगे और इसमें कितने आयाम होंगे? 3 आयाम होंगे। पॉइंट है तो इसके अंदर ना तो लंबाई है, ना चौड़ाई है और ना ही ऊंचाई है। तो इसमें कितने आयाम होंगे? 0 आयाम। तो ये हो गया 0D। और 0D के बाद में आता है 1D और 1D समझने के लिए आपको 0D का यूज लेना पड़ेगा। जैसे एक 0D डायग्राम यहाँ था और एक 0D यहाँ पर रखा होता है। इन दोनों के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस है, ये दूरी है। लेंथ, ये जो सर्टेन जो डिस्टेंस है इस पे अगर कोई भी वस्तु मूवमेंट करेगी तो या तो वो राइट साइड में जाएगी या फिर किस साइड में आएगी? लेफ्ट साइड में आएगी। इसके अलावा ये वस्तु और कहीं पे मूवमेंट नहीं कर पाएगी। तो ये इसकी लेंथ है और लेंथ इसमें एक डायमेंशन हो गया। तो ये कौन सी आकृति होगी? 1D। ठीक है, अब देखिए 2D क्या होगा। 2D के लिए आपको 1D का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मैंने कोई 2 1D डायग्राम ले लिए, एक 1D डायग्राम ये था और एक 1D दूसरा 1D डायग्राम यहाँ पे है। इन दोनों के बीच में जो सर्टेन डिस्टेंस होगी ये इसकी हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रेथ। ठीक है, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। इसका मतलब ये होगा कि अगर इसमें कोई वस्तु होगी तो ये वस्तु इस एरिया के अंदर कहीं पे भी मूवमेंट कर सकती है। तो यहाँ पे 2D के अंदर 2 डायमेंशन होंगे, एक होगी लेंथ और दूसरी होगी ब्रेथ। ठीक है, एक लंबाई और दूसरी चौड़ाई। अब 3D डायग्राम के लिए आपको 2D डायग्राम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहां से एक 2D और दूसरा 2D ले लिया। इसकी ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी। यहाँ पे इसकी लंबाई होगी और ये क्या होगी? चौड़ाई होगी। इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस हो गई आपकी हाइट, ऊंचाई है। पहले ये एक नीचे था और एक 2D डायग्राम ऊपर है। इन दोनों के बीच में जो सर्टेन डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? इसकी हाइट होगी। तो यहां से 3 आयाम आपके पास निकल के आ रहे हैं। पहला आयाम आ रहा है लंबाई, दूसरा चौड़ाई, तीसरा ऊंचाई। तो 3D आकृति के अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आयाम होते हैं। 2D आकृति के अंदर लंबाई और चौड़ाई होगा, 1D के अंदर लंबाई होगी और 0D के अंदर कोई भी आयाम नहीं होगा, कोई भी डायमेंशन नहीं होगा।
आपके जो सिलेबस में है 10th के जो सिलेबस में 2D और 3D डायग्राम दे रखे हैं। 2D डायग्राम में एक्सरसाइज नंबर 15 है। एक्सरसाइज नंबर 15 के अंदर सर्किल दे रखे हैं और 3D डायग्राम के अंदर एक्सरसाइज नंबर 16 और 16 के अंदर 3D डायग्राम होंगे और 3D डायग्राम के अंदर घन, घनाभ, बेलन और गोला, एक है शंकु। तो ये 5 जो आकृतियां होंगी ये 3D आकृति होंगी और ये होंगी 2D आकृति। आपके जो सिलेबस में वो 2 टाइप की होंगी, एक तो है 2D और दूसरी है 3D। यहाँ पे D4 डायमेंशन होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि आयाम, इसमें 2 आयाम है, तो 2 आयाम कौन कौन से होंगे। एक तो होगी लंबाई और दूसरी होगी चौड़ाई। ये 3D डायग्राम है तो 3D के अंदर तीनों आयाम होंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, इसमें होगी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसमें होगा लंबाई और चौड़ाई। देखिए जो एरिया है, एरिया आपका दोनों 2D का भी निकलेगा और किसका निकलेगा, 3D का भी निकलेगा। एरिया होता क्या है, पहले आप एरिया समझिए। एरिया क्या होता है, अगर कोई भी वस्तु जितना एरिया कवर करती है, जितना क्षेत्र घेरती है, वो आकृति के लिए क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। तो कोई भी 2D आकृति है जिसकी वो लंबाई और वो चौड़ाई होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने इतना एरिया तो कवर किया ही है, ये सारे एरिया इसके द्वारा कवर किया गया है। तो 2D आकृति का क्या निकलेगा, क्षेत्रफल। 3D आकृति और 3D आकृति के अंदर ये देखिए, नीचे ये चौड़ाई थी और ये क्या आ रही है, लंबाई। इसका मतलब ये नीचे कुछ ना कुछ एरिया तो कवर कर ही रही है। तो यहां से क्या निकलता है, क्षेत्रफल निकलता है। तो क्षेत्रफल हमेशा 2D और 3D दोनों आकृतियों का निकलेगा। क्षेत्रफल इसका भी निकलेगा और क्षेत्रफल यहां से 3D आकृति का भी निकलेगा। इसके बाद देखिए कि आयतन क्या होता है। किसी वस्तु के द्वारा मैक्सिमम स्टोर करने की कैपेसिटी, जैसे इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए। आपने टैंकर देखा होगा पानी वाला, और पानी वाले टैंकर के पीछे ऐसा लिखा होता है 5000 लीटर। यहां लिखा होगा क्षमता। इसका मतलब ये हुआ कि उस टैंकर के अंदर कितना पानी आ सकता है, 5000 लीटर। तो उस टैंकर की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो गई, 5000 की। तो उस टैंकर का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 5000 लीटर। 3D डायग्राम के द्वारा किसी चीज को स्टोर करने की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। आप इस डायग्राम को देखिए। अगर इस डायग्राम में ये चारों तरफ की दीवारें होंगी, ये वाली फ्रंट की मान लीजिए, ये पीछे वाली दीवार हो गई, ये साइड वाली होगी और ये इसके अपोजिट दीवार होगी। नीचे छत, नीचे फर्श है, ऊपर छत है। अगर इसकी छत खुली और यहां से आप कुछ पानी डालोगे तो पानी इसमें स्टोर होगा। पानी स्टोर होगा मतलब ये 3D आकृति अपने अंदर किसी चीज को स्टोर कर सकती है, और अगर स्टोर करने की इसकी कैपेसिटी है तो इसका वॉल्यूम निकलेगा। लेकिन यहाँ पे इसका आप एरिया नहीं निकाल, सॉरी वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बुक है, इस बुक के ऊपर अगर मैं यहाँ पानी डालूंगा तो पानी इस पे रुकेगा नहीं। ठीक है, तो इस जो आकृति है 2D आकृति, इस 2D आकृति के द्वारा किसी चीज को स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है, तो इसका वॉल्यूम नहीं निकलेगा। यहां से 2D जो आकृति होती है इनका वॉल्यूम नहीं निकलता और इनका वॉल्यूम निकलेगा। इसका मतलब ये होगा कि जो 2D और 3D आकृति है, क्षेत्रफल तो दोनों में निकलेगा, लेकिन वॉल्यूम किसका निकलेगा, 3D आकृति के। 2D आकृति का कुछ भी वॉल्यूम नहीं निकलता। अब 2D आकृतियां होती कौन कौन सी है, जैसे आपके सामने एक बोर्ड है, इस बोर्ड की ये लंबाई होगी और ये क्या इसकी चौड़ाई है। इसमें 2 डायमेंशन है, इसकी कोई ऊंचाई नहीं है।
ऊंचाई नहीं है तो ये कौन सी आकृति होगी, 2D आकृति। ठीक है, ऐसे 3D आकृतियां कौन कौन सी होंगी, ये चौक का डब्बा किस आकृति का होगा, 3D आकृति, लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। इसके अंदर आप अगर कुछ पानी वगैरह डालोगे तो इसके अंदर स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो इस 3D आकृति के द्वारा किसी चीज को स्टोर करने की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसकी क्या कहलाएगी, आयतन कहलाएगी। तो मकान हो गया, या फिर चौक का डब्बा, चौक का डब्बा घन या घनाभ के रूप का होगा। ये घन और घनाभ क्या होगा, ये हम आपको नेक्स्ट जब अपन 16 की एक्सरसाइज करेंगे तब इस चीज को समझेंगे, घन और घनाभ क्या होते हैं। इसके बाद में आपने पानी की टंकी देखी होगी, पानी की टंकी के अंदर जब कोई वाटर डालोगे तो इस पानी की टंकी के द्वारा पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी है, तो इसका भी क्या निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा। और इस आकृति को बोल देते हैं बेलन। ठीक है, इसके बाद में जोकर की टोपी देखी होगी, या फिर आइसक्रीम का कोन, आइसक्रीम का जो कोन होता है ऊपर का, या फिर जोकर की टोपी मान लीजिए। आप अगर इसको यूं कर दीजिए और इसमें कुछ पानी वगैरह कुछ डालोगे तो यहाँ पे भी स्टोर हो सकता है। इसका मतलब शंकु का भी क्या निकलता है, आयतन निकलेगा। गोला फुटबॉल है, फुटबॉल का भी क्या निकल सकता है, फुटबॉल के अंदर हवा भरी जाती है, तो उस फुटबॉल के द्वारा हवा को क्या किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है। तो फुटबॉल का भी क्या निकलता है, आयतन निकलता है। और फुटबॉल की जो शेप होगी उस शेप को बोलते हैं गोला। ये सारी 3D आकृतियां आपके चैप्टर नंबर 16 में है। तो जब चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट होगा तब इनके बारे में अपन अच्छे से जानेंगे। अभी हम करेंगे 2D आकृति। और 2D आकृति जो आपके सिलेबस में दे रखा है वो ओनली सर्किल के बारे में दे रखा है कि सर्किल क्या होता है। चैप्टर नंबर 15 है वर्क। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे सर्किल। वर्क होता क्या है, वर्क, इस आकृति को आप वर्क बोल सकते हो। ठीक है, साइकिल का जो टायर होता है वो भी किस आकृति का होगा, वर्क की आकृति का ही होगा। या साइकिल की रिम मान लीजिए कैसी होगी, वर्क होगी। हाथ में जो कड़े पहनते हैं, चूड़ियां पहनती है, सारे किस टाइप के होते हैं, वर्क की शेप की होती है। मान लीजिए ये एक समतल आकृति है, इस समतल आकृति के अंदर एक वर्क बना हुआ है। ये वर्क इस समतल आकृति को कितने भागों में बांटेगा, ये इसको 3 भागों में बांटता है। एक तो इस वर्क के जो बाहर वाला भाग होगा इसको बोलते हैं बहिर्भाग, अंदर वाला भाग होगा इसको बोलेंगे अभ्यंतर भाग, और एक खुद ये सर्किल जो होगा, एक होगा सर्किल। तो इसकी कितने भाग में बांटता है, बहिर्भाग, अभ्यंतर भाग और एक खुद क्या हो गया, सर्किल। तो ये 3 भागों में इसको बांटेगा। परिमाप होता क्या है, किसी भी आकृति का अगर उसकी सीमाओं की लंबाइयों का योग क्या कहलाएगा, आपका परिमाप। जैसे कोई भी आकृति है, इस टाइप की कोई आकृति दे रखी है, आपको अगर इसका परिमाप निकालना है, सर्कमफेरेंस निकालना है, आप जहां से स्टार्ट होंगे लास्ट में वहीं पे आ जाइए। जैसे यहां से यहां चले, इस पॉइंट पे है, फिर ऐसे यहां से चल के लास्ट तक इस पॉइंट पे आ जाइए। इसके लेंथ, ये लेंथ, इन सारे लेंथ को आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो ये क्या निकल के आएगा, परिमाप निकल के आएगा। परिमाप, परिधि या फिर सर्कमफेरेंस इंग्लिश में बोल देते हैं। सबका मतलब ही क्या होता है, सीमाओं का जो लंबाई होती है, लंबाइयों का योग इसके बराबर होगा, परिमाप के बराबर होगा। ऐसे ही एक सर्किल का अगर परिमाप निकालना हो तो सर्किल की किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हो और घूम के वापस इसी पॉइंट पे वापस आ जाओ, तो ये क्या कहलाएगी, वर्क की एक परिधि कहलाएगी। इसको बोल देते हैं वर्क की परिधि। दूसरा इसको बोलते हैं परिमाप, और इंग्लिश में बोल देंगे सरकमफेरेंस। ठीक है, तो वर्क के केंद्र से वर्क की परिधि तक
ये जो दूरी होगी इस दूरी को बोलते हैं त्रिज्या, इंग्लिश में बोलेंगे रेडियस, जिसको आर से डिनोट करोगे। जीवा क्या होगी, वर्त की परिधि पे स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को जब मिलाते हैं तो इस जो ये जो रेखा होगी इस रेखा को क्या बोलते हैं, जीवा बोलेंगे, रेखाखंड को। अब ये जो जीवा होगी, एक वर्त के अंदर बहुत सारी जीवाएं हो सकती है, ये भी इसकी एक जीवा होगी, दो बिंदुओं के बीच की परिधि पे दो बिंदुओं के बीच की मध्य की दूरी क्या कहलाएगी, जीवा। ये भी इसकी क्या होगी, जीवा होगी, ये भी इसकी क्या होगी, जीवा होगी। ये सारी क्या कहलाएंगी, जीवा कहलाएंगी। यहाँ पे देखिए हर जीवा, प्रत्येक जीवा ये यहां से गुजर रही है, लेकिन ये एक जो जीवा है ये कहां से गुजर रही है, वर्त के केंद्र से। ऐसी जीवा जो वर्त के केंद्र से गुजरे वो जीवा क्या कहलाती है, व्यास। ऐसी जीवा जो वर्त के केंद्र से गुजरे उसको क्या कहते हैं, वर्त का व्यास। और यही जीवा सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। इट मीन्स ये हुआ कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी, वर्त का व्यास होगा। वर्त का व्यास त्रिज्या का कितना होता है, 2 गुना होगा। कैसे, ये वर्त है, सर्किल है, सर्किल में ये केंद्रक है, केंद्र, और इस केंद्र से वर्त की परिधि तक की दूरी आपको क्या कहलाती है, रेडियस। यहां से वर्त के केंद्र से सर्किल तक की दूरी क्या कहलाएगी, रेडियस। एक रेडियस और एक रेडियस, कितनी रेडियस हो गई, 2r, और ये पूरा मिला के क्या हो जाएगा, वर्त का व्यास। तो वर्त के व्यास वर्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है। यहां से आप एक ये फॉर्मूला भी आ गया, अगर व्यास निकालना हो तो अगर आपको दे रखा हो त्रिज्या तो क्या करोगे, 2 गुना त्रिज्या। ठीक है। वर्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वर्त की परिधि का जो फॉर्मूला होगा ये होगा 2πr। यहाँ पे पाई की जो वैल्यू होती है ये आपको लेनी है 22/7, या फिर इसका दूसरा मान होगा 3.14, और r होगी यहाँ पे त्रिज्या जो आपको आंसर में इसमें क्वेश्चन में दी गई होगी। तो यहां से परिधि निकाल सकते हो। परिधि को समझने के लिए, परिधि होती क्या है, जैसे किसी समतल पे ये वर्त था, जैसे साइकिल का टायर मान लीजिए, इस वर्त सर्किल को मैंने यहां से निशान लगा दिया इस पे। अब मैं इसको जब ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है, तो ये घूमते घूमते जहां तक वापस आ जाएगा, इस पॉइंट तक आ गया, इस पॉइंट से चला था, तो ये दूरी क्या कहलाएगी, वर्त की परिधि। इस दूरी को क्या बोलोगे, वर्त की परिधि। तो वर्त के अनुदिश एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, वर्त की परिधि। वर्त के अनुदिश एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, वर्त की परिधि। सर्किल की ये क्या कहलाएगी, इसकी परिधि। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको यहां से काट दूं तो इसकी जितनी लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी, वर्त की परिधि। तो ये सारी क्या कहलाएगी, ये जो लंबाई होगी ये किसकी होगी, वर्त की परिधि की लंबाई होगी। और वर्त की परिधि की लंबाई निकालने के लिए आप किस फॉर्मूले का यूज करोगे, 2πr। वर्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। वर्त का जो क्षेत्रफल होगा उसका फॉर्मूला होगा πr²। इस पाई की जो वैल्यू होगी वो होगी 22/7, 3.14, और r की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई होगी, तो उसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। जब क्षेत्रफल निकालोगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई को और चौड़ाई को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। सपोज कीजिए कि ये मीटर में दे रखी है और ये भी मीटर में दे रखी है, तो जब आपस में इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, मीटर और मीटर भी तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो मीटर को जब मीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, मीटर स्क्वायर।
तो जब भी आप इकाई निकालोगे क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल की इकाई हमेशा किसमें निकलती है? स्क्वायर के अंदर। ऐसे ही अगर आपको आयतन निकालना हो तो आयतन के लिए एक आयाम और आ जाएगा, उस आयाम का नाम क्या होगा? हाइट। ये क्या आ गई इसकी? हाइट। और हाइट भी आपको किसमें दे रखी होगी? मीटर में। तो यहां से लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपस में जब तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इनका जो नाप दे रखा होगा किसमें दे रखा है? मीटर के अंदर। तो यहाँ पे मीटर भी आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे। तो यह आ जाएगा मीटर की पावर 3। यहाँ पे कुछ जरूरी नहीं है कि मीटर ही आएगा, यहाँ पे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, किसी में भी कुछ भी आ सकता है। ये इसकी जस्ट एक यूनिट है, इकाई है। तो वॉल्यूम की जो इकाई होगी वो किसमें आएगी? पावर 3 में। लेकिन वॉल्यूम वाला चैप्टर आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 16। तो अभी तक आप यही देखिए कि एरिया है तो एरिया की जो यूनिट आती है वो किसमें आती है? स्क्वायर में। ठीक है, एरिया स्क्वायर यूनिट। यूनिट का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं? जिनका केंद्र एक होगा। जैसे एक सर्किल ये था, इसका सेंटर है सी, और एक सर्किल इससे जस्ट बड़ा है, इसका भी सेंटर क्या है? सी। ऐसे दो वृत्त, या फिर मैं इसको मान लेता हूँ सेंटर क्या था? ओ। यहाँ पे सर्किल फर्स्ट और ये सर्किल सेकंड। ऐसे दो वृत्त जिनका सर्किल क्या हो? एक हो, दोनों वृत्त कैसे कहलाएंगे? सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त की परिभाषा हो जाएगी, ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक हो, दोनों वृत्त क्या कहलाएंगे? सकेंद्रीय वृत्त कहलाएंगे। यहां से मैं मान लेता हूं कि छोटे वाला जो वृत्त था उसकी रेडियस है स्मॉल आर, त्रिज्या, और बड़े वाले की कैपिटल आर। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है। आपको निकालना है दो सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल। दो सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल। और दो सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? पहले भार वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। इसका मतलब ये होगा कि ये पूरा एरिया कवर होगा। ठीक है, उसके बाद में अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अगर भार वाले पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दोगे तो किस किस का एरिया बचेगा? ये वाला एरिया। ये हो जाएगा दो सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल। ये क्या होगा? दो सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल। ये कैपिटल आर थी, मैं इसको यहां डिनोट कर देता हूं। अंदर वाला जो सर्किल था वो कौन सा था? C1। तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे सकेंद्रीय वृत्तों का? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा? वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर। पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर। तो बड़े वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल निकालोगे तो यहां से बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है? कैपिटल आर। तो ये कितना आ जाएगा? पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर। तो ये कितना आ जाएगा? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? पाई। इसका मतलब हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जो बाहर कॉमन आएगा उसका भाग लगेगा। तो पाई स्क्वायर, पाई अगर कॉमन आए तो पाई का यहाँ भाग दोगे, पाई से पाई कटेगा तो यहाँ पे एक बच जाएगा। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यह आता है आपका दो सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे आर स्क्वायर का मतलब हुआ है कि रेडियस आपस में दो टू टाइम मल्टीप्लाई हुई है
तो जो भी रेडियस की दूरी दी गई होगी उसकी इकाई दी गई होगी, तो इकाई भी 2 बार मल्टीप्लाई होगी। अभी मैंने बताया था कि इकाई भी 2 बार मल्टीप्लाई होगी, तो इकाई के ऊपर क्या लगा होगा, स्क्वायर। दो सह केंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आप अगर इसको ज्यादा जल्दी से याद करना चाहते हो तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि पाई, एक बार दोनों की त्रिज्या आपस में जोड़ दीजिए और एक बार दोनों की त्रिज्या आपस में घटा दीजिए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। जैसे यहाँ पे ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है आर और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है स्मॉल आर। तो आपको अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो इस एरिया का, जो मैंने साइडेड किया है ये वाला व्हाइट वाला एरिया, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो पाई, एक बार बड़ी त्रिज्या और छोटी त्रिज्या को आपस में जोड़ दीजिए आर प्लस आर, और एक बार दोनों त्रिज्या को आपस में घटा दीजिए। ये क्या निकलेगा आपका, दो सह केंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल। 3 चीजें निकालनी है आपको, क्या, वृत्त का परिमाप, आपकी जो एक्सरसाइज 15.1 है उसमें वृत्त का परिमाप, वृत्त का क्षेत्रफल और दो सह केंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल, ये इतना ही पूछा गया है। तो वृत्त का परिमाप, क्षेत्रफल, और तीसरा हो जाएगा वृत्त का दो सह केंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, ये 3 चीजें निकालनी है। तो वृत्त का परिमाप निकालोगे कैसे, 2 पाई आर, हमेशा यही फॉर्मूला यूज लोगी, और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज लोगी। क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। इसने बोला है कि यदि वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की रेडियस क्या होगी। देखिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर, परिधि की जगह फॉर्मूला लिख दीजिए, 2 पाई आर इक्वल कितना दे रखा है, 132 सेंटीमीटर। यहां से क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, और यह आ गया त्रिज्या आर इक्वल 132। आर की वैल्यू निकालनी है तो आर के अलावा सारी उस साइड ले जाइए, आर इक्वल 132, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 7 जाएगा ऊपर और 22 और 2 कहाँ जाएगा, नीचे। देखिए 11 से घटेगा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4 और 4 3 12, तो 7 3 कितना आ गया, 20। और आर एक दूरी थी, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी थी, तो इसकी यूनिट जो आएगी वो सेंटीमीटर के अंदर ही आएगी, क्योंकि कोई भी दूरी या इकाई, कोई भी दूरी का माप इकाई में आता है ना कि इकाई स्क्वायर में। तो कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। आप 15.1 में और एग्जाम्पल में जो भी परिधि वाले क्वेश्चन है आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। एक क्षेत्रफल का क्वेश्चन देख लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी हो, 7 सेंटीमीटर। अगर वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का एरिया क्या होगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7। आर स्क्वायर का मतलब है कि त्रिज्या 2 बार गुणा होगी, आर स्क्वायर का मतलब आर गुणा आर, और आर कितना दे रखा है, 7, तो 7 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। इसका मतलब है 22/7 गुणा 7 गुणा 7, एक 7 से एक 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 22 7 या 154। अब यहाँ पे देखिए कि इसकी इकाई किसमें आएगी, ये सेंटीमीटर था, इसका मतलब 7 कितना हो गया, सेंटीमीटर, और ये भी त्रिज्या थी तो ये भी कितनी आएगी, सेंटीमीटर।
तो इकाई को भी इकाई से मल्टीप्लाई कीजिए, तो सेंटीमीटर को जब सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा कि सेंटीमीटर का स्क्वायर कैसे आता है, ये जब मेरे घात और घातांक वाले एक्सरसाइज का जो वीडियो आएगा तो उसमें समझ लेना कि अगर बेस इक्वल हो तो उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती है। जैसे यहाँ पे बेस कितना था, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर दोनों पे पावर एक एक थी, तो जब दोनों का बेस इक्वल होता है तो दोनों की पावर आपस में क्या होगी, ऐड हो जाएगी। 1 + 1 तो कितना हो गया, 2। तो इसका एरिया कितना निकल के आएगा, 154 सेंटीमीटर। ठीक है, यह आपका हो गया। जब क्वेश्चन आपको क्षेत्रफल का दिया गया होगा तो क्षेत्रफल के क्वेश्चन से आपको रेडियस निकालनी हो। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा और आगे बढ़ाए हो, यहाँ पे आपको अगर वो रेडियस ना दे और ये दे दे कि इसका जो डायमीटर है, डायमीटर का मतलब इसका व्यास, अगर यहाँ पे व्यास दे देता 14 सेंटीमीटर, तो व्यास से आप क्या निकाल सकते थे, त्रिज्या निकाल सकते थे। क्योंकि व्यास आपको पता है कि वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा क्या कहलाती है, व्यास। और वृत्त के जब केंद्र से गुजरेगी तो केंद्र से वृत्त की परिधि कितनी होती है, त्रिज्या। और ये भी कितनी होगी, त्रिज्या। लेकिन ये पूरा कितना हो गया, व्यास। तो व्यास 14 दे रखा है, इसका मतलब ये होगा कि 7 तो ये होगी और 7 ही ये होगी।